सीटेट के एग्ज़ाम में इतिहास के वास्तुकला चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन सीटेट के किस पेपर में किस तारीख को और कौन से शिफ्ट में पूछा गया है, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली की वास्तुकला के इतिहास की कक्षा में चर्चा के समय शिक्षक को जोर देना चाहिए किस बात पर। पहला कथन दिया है कि उसे साम्राज्यिक दावे और प्रभुत्व पर जोर देना चाहिए, या फिर दूसरा कथन दिया है कि पुरानी वास्तुकला की तुलना में शैलीगत उत्कृष्टता पर जोर देना चाहिए। किस बात पर जोर देना चाहिए वो हमें हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात कि अगर वास्तुकला की कक्षा चल रही है तो टीचर को सबसे पहली बात ये बतानी चाहिए कि जो वास्तुकला होती है वह उस समय पर किसका शासन रहा है, किसका प्रभुत्व रहा है, उस चीज़ से वास्तुकला प्रभावित होती है। इसीलिए टीचर को सबसे पहले साम्राज्यिक दावे और उस समय के प्रभुत्व के बारे में इस चीज़ पर जोर देना चाहिए। इसीलिए जो पहला वाला कथन है ये तो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दूसरा कथन दिया है कि पुरानी वास्तुकला की तुलना में शैलीगत उत्कृष्टता पर जोर देना चाहिए। तो टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुरानी वास्तुकला और नई जो वास्तुकला है उसमें कौन सी उत्कृष्ट है ये बताना टीचर का काम नहीं है, बल्कि क्या क्या गुण हैं पुरानी वास्तुकला में और नई वाली वास्तुकला में ये बताना टीचर का काम है। वो स्टूडेंट का काम है कि वो डिसाइड करे कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। इसीलिए उत्कृष्टता पर टीचर को जोर नहीं देना चाहिए। इसीलिए जो दूसरा कथन है ये तो गलत हो जाएगा, मतलब कि केवल और केवल एक ही कथन जो है वो प्रासंगिक है। इसीलिए जो ऑप्शन ए में दिया है केवल एक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अर्थात 12वीं शताब्दी में जो वास्तुकला विकसित हुई थी उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया हुआ है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि मेहराबों का निर्माण अधिसंरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मेहराब इसीलिए बनाए जाते थे ताकि जो संरचना का जो भार है वो पिलरों पर आ सके। अच्छा, मेहराब होता क्या है? तो मेहराब एक संरचना होती है। सपोज करिए कि ये दो पिलर हैं, इनको क्या किया जाता था कि इनकी जो है वो ईंटों को ऐसे लगाते इन दोनों को आपस में ला करके यहाँ पर जोड़ दिया जाता था, और इसी संरचना को जो है वो मेहराब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहराब कहा जाता है। और यहाँ पर ये मेहराब का जो मध्य भाग है, यहाँ पर जो एक ईंट लगी होती है जो कि दोनों को आपस में जोड़े रखती है, इसको जो है वो की स्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको जो है वो की स्टोन कहा जाता है। और ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं इसे आधारशिला कहा जाता है। यहाँ पर जो की स्टोन देख रहे हैं इसके जो इस साइड के जो पत्थर हैं या ईंट है, इन सारे के सारे ईंटों का भार जो है वो इस वाले पिलर पर आ जाता है, और इधर साइड के जो ईंट या पत्थर हैं उन सारों का भार जो है वो इस साइड वाले पिलर पर आ जाता है, और इसी संरचना को मेहराब कहा जाता है। और भार को स्थानांतरित करने के लिए ही इसे बनाया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन ये जो कथन एक है ये तो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो दूसरा कथन है वो ये कह रहा है कि मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मेहराब का जो मध्य भाग होता है ये की स्टोन कहलाता है, ये प्रमुख पत्थर कहलाता है। इसीलिए ये क्या हुआ? ये गलत हो गया। आधारशिला क्या होता है? तो ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं इसे आधारशिला कहा जाता है। इसीलिए जो दूसरा कथन है ये तो गलत हो जाएगा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कथन एक ही सही है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जगहों और समुदायों का उनके शिल्पकला के साथ सुमेलित कीजिए। अर्थात एक तरफ समुदाय या जगह दी गई है और इससे संबंधित कला को दूसरी तरफ दिया गया है, इसे हमें सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है बीदर। बीदर कहाँ पर पड़ता है? तो बीदर पड़ता है कर्नाटक में, और बीदर जो है वो तांबा और चांदी के जड़ाई के लिए जाना जाता है, कर्नाटक का बीदर। इसीलिए जो ए है वो चौथे के साथ में सही सुमेलित होगा।
इसके बाद बी में दिया है सूरत। सूरत कहाँ पड़ता है? तो सूरत पड़ता है गुजरात में। और सूरत जो है ये गोटा और किनारी वाली साड़ियों के लिए जाना जाता है, इसीलिए सूरत का संबंध किससे होगा? तीसरे से होगा, सुनारा, गोटा और किनारियों से। इसके बाद सी में दिया है पांचाल। पांचाल कहाँ पर पड़ता है? तो पांचाल जो है वो यूपी का एक क्षेत्र है, जो बरेली बदायूं वाला जो क्षेत्र है उसी के आसपास के क्षेत्र को पांचाल कहा जाता है। और ये जो पांचाल है वो लोहे संबंधित हथियार या लोहे संबंधित सामान बनाने के लिए फेमस है, इसीलिए पांचाल का संबंध किससे होगा? तो जो पांचाल है इसका संबंध लोहे से होगा। इसके बाद डी में दिया है सालियार। सालियार क्या है? तो सालियार जो है वो एक जाति होती है, एक समूह होती है, जो कि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और ये जाति जो है वो बुनाई के लिए अपनी जानी जाती है, इसीलिए सालियार का संबंध किससे होगा? बुनाई से होगा। मतलब कि एक किससे संबंधित है? 4 से। एक किससे संबंधित है? 4 से संबंधित है। बी किससे संबंधित है? 3 से। बी किससे संबंधित है? 3 से। सी किससे है? ए से, 1 से। और जो डी है वो 2 से। मतलब कि जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी दिखाई पड़ने वाला परिवर्तन था? अर्थात 12वीं सदी की जो वास्तुकला विकसित हुई थी उसमें ऐसी क्या खूबी थी जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती थी? तो अगर हम लोग 12वीं सदी की वास्तुकला की बात करें तो उस समय जो मेहराब हुआ करते थे उनका आकार बदल करके अब चापाकार हो गया था। और इसके अलावा चूना पत्थर सीमेंटों का भी उपयोग होने लगा था, जिससे कि बड़े ही आसानी से बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाने लगी थीं, जो कि 12वीं सदी की वास्तुकला की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें हम लोग चापाकार की कि चापाकार आखिर होता क्या है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो इस प्रकार की संरचना होती है इसे मेहराब कहा जाता है। और यही संरचना जब बदल करके ऊपर से इसे चाप का आकार दे दिया जाता है, इसको जो है वो गोला कर दिया जाता है, तो इसी को जो है वो इसको जो है वो चापाकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चापाकार कहा जाता है। अगर ये वास्तुकला आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ चले जाइएगा, क्या नाम है उसका, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलाई दरवाज़ा देखने को मिलेगा। और जो अलाई दरवाज़ा है वो आपको कुछ इसी तरीके का बना हुआ देखने को मिलेगा, जो कि किस में बना हुआ है? तो वो जो है वो चापाकार में बना हुआ है और ये 12वीं सदी का बना हुआ है। और इसी में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो चूना पत्थर सीमेंट का भी उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शासकों द्वारा मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण किया गया था, इसके पीछे कारण क्या था? कौन सा कथन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन दिया हुआ है कि भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए ऐसा किया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शासकों का मंदिर बनवाने का एक उद्देश्य यह भी था कि वो दिखाना चाहते थे कि वो भगवान से कितने घनिष्ठ हैं, कितना घनिष्ठ संबंध है भगवान का, वो भगवान को कितना चाहते हैं वो दिखाने का प्रयास करते थे। इसीलिए वो मंदिरों या मस्जिदों का निर्माण करवाते थे। इसीलिए जो पहला वाला कथन है ये तो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो दूसरा कथन है ये कह रहा है कि शक्ति और वैभव प्रदर्शन के लिए बनवाए जाते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि शासक जो है वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी मंदिरों का निर्माण करवाते थे। जैसे कि तमिलनाडु के आप मंदिर देखेंगे तो वहाँ के शासक जो है वो अपने शक्ति के प्रदर्शन के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। जो जितना बड़ा शासक उसका उतना ही बड़ा मंदिर बनता था। इसीलिए जो दूसरा वाला कथन है ये भी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद तीसरा वाला कथन कह रहा है कि पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए किया जाता था। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो राजा महाराजा थे वो पुजारी वर्गों को संतुष्ट करने के लिए और उनका समर्थन पाने के लिए भी मंदिरों का निर्माण करवाते थे। क्योंकि जो पुजारी वर्ग था उस समय सबसे प्रबुद्ध वर्ग था, इसीलिए इनको खुश करने के लिए भी मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था। इसीलिए जो कथन ए, बी और सी तीनों के तीनों जो है वो सही हैं। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर एक अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। इन दोनों के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। पहला वाला कथन कह रहा है कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चोल राजा था राजेंद्र प्रथम,
जो कि तमिलनाडु में शासन करता था और इसने शासन किया था 1014 से लेकर के 1044 तक तमिलनाडु में। इसने अपनी राजधानी गंगईकोंड में शंकर भगवान का एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम गंगईकोंड मंदिर था। और इस मंदिर में आसपास के जितने भी राजाओं को इसने हराया था उन सारे राजाओं के मंदिरों को तोड़ करके वहाँ की जो मूर्तियाँ थी उनको ला करके इस मंदिर में इसने स्थापित किया था। इसीलिए जो अभिकथन एक है ये तो बिल्कुल सत्य है। इसके बाद कारण दिया है। कारण क्या है? तो राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, संपदा और ईश्वर की प्रति निष्ठा प्रस्तुत करने के लिए करते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण ही इसलिए करवाया जाता था ताकि वो अपने शक्तियों का प्रदर्शन कर सकें, अपनी धन संपदा को दिखा सकें और ईश्वर के प्रति कितना निष्ठ हैं ये दिखा सकें। इसीलिए मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था। अर्थात जो अभिकथन ए है वो कारण आर की सही तरीके से व्याख्या करता है। इसीलिए जो ऑप्शन ए दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की व्याख्या करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? तो कंदरिया महादेव जो मंदिर है इसका निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें कंदरिया महादेव मंदिर की, तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये कंदरिया महादेव मंदिर का पिक्चर है और इस मंदिर के आप बाहरी किनारे पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसी मंदिर के बाहरी किनारे पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कामसूत्र के जो है वो प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं इसी कंदरिया महादेव मंदिर पर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये मंदिर कब बना था? तो ये मंदिर जो है वो 10वीं सदी में बनाया गया था। किसके द्वारा? तो जो चंदेल वंश के शासक थे उनके द्वारा बनाया गया था। चंदेल वंश का कौन सा शासक था जिसने किसे बनवाया था? तो उस शासक का नाम था राजा विद्याधर। क्या नाम था? राजा विद्याधर ने इस मंदिर को बनवाया था जिसका कि नाम कंदरिया महादेव मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में साझी वास्तुकला शैलियाँ पाई जाती हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तो 8वीं और 18वीं के मध्य में जो काल समय है इसमें साझी कलाकृतियों का पाए जाने का मुख्य कारण ये है कि उस समय तक बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं वो विकसित हो चुके थे और इन्हीं बड़े साम्राज्यों को विकसित होने के बाद क्या हुआ कि ये बड़े साम्राज्य जो है वो छोटे साम्राज्यों पर अपना अधिकार करते गए, अपने अधिकार में लेते गए, जिसकी वजह से वहाँ की जो वास्तुकला थी वो आपस में मिक्स होती गई और इसी की वजह से जो वास्तुकला है वो हमें साझी रूप से दिखाई देती है। इसीलिए जो ऑप्शन ए में दिया है कि बड़े साम्राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों का परस्पर जो है वो संकर हो गया था, इसीलिए साझी वास्तुकला हमें देखने को मिलती है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिस्तक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो अगर हम लोग पिस्तक की बात करें तो मुगल वास्तुकला में जो मेहराबदार द्वार बनाए जाते थे उन्हीं को मुगल वास्तुकला में पिस्तक कहा जाता था। इसीलिए जो ऑप्शन बी में दिया है मेहराबदार प्रवेश द्वार, यही जो है वो मुगल वास्तुकला में पिस्तक कहलाता था। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अर्थात कौन सा कथन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है कि लाल किला औषधि शैल से बना है जबकि ताजमहल कायांतरित शैल से बना है। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है जो कि एक औषधि शैल है। अच्छा, औषधि शैल क्या होता है? तो जो पहाड़ होते हैं ये जब टूट टूट करके दूसरी जगह पर जा करके इकट्ठा हो जाते हैं और ये ज़्यादा समय तक इकट्ठा रहते हैं, तब ये प्रेशर के द्वारा, प्रेशर लगने के कारण ये जो है वो चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हीं को जो है वो औषधि शैल कहा जाता है और इसी तरीके का लाल बलुआ पत्थर औषधि शैल होता है जिससे कि लाल किला बना हुआ है। इसके अलावा आगे कह रहा है कि ताजमहल जो है वो कायांतरित शैल से बना हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ताजमहल जो है वो संगमरमर से बना हुआ है और संगमरमर जो है वो एक कायांतरित शैल होती है। जो चूना पत्थर होता है, यही जो है वो बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर पड़ा रह जाता है।
तो यही जो है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है और इसी संगमरमर से जो है वो ताजमहल बना हुआ है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भगृह क्या है। तो गर्भगृह की अगर हम लोग बात करें तो मंदिरों में ऐसी जगह जहां पर कि प्रमुख देवी या देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, उस भवन को जो है वो गर्भगृह कहा जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन डी में दिया है कि एक कमरा जहां पर मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह कहा जाता है, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही मिलान करें। यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। इनका आपस में मिलान करना है कि कौन सा सही मिलान होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है ईदगाह। ईदगाह क्या होता है? तो एक ऐसी खुली जगह जहाँ पर कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग किसी विशेष तिथि पर, जैसे कि ईद बकरीद के समय पर इकट्ठा होकर के प्रार्थना करते हैं, ऐसी जगह को ईदगाह कहा जाता है। इसीलिए खुला प्रार्थना स्थल जो तीसरे में दिया हुआ है, इसका संबंध किससे होगा? तो इसका संबंध जो है वो ईदगाह से होने वाला है। इसके बाद दूसरा बी में दिया है दरगाह। दरगाह क्या होता है? तो सूफी संतों का जो मकबरा होता है उसी को दरगाह कहा जाता है। और 4 में दिया हुआ है संत का मकबरा, इसीलिए जो बी है इसका संबंध किससे होगा? 4 से होगा। इसके बाद डी में देखिए, डी में दिया है खानकाह। खानकाह क्या होता है? तो ऐसी जगह जहाँ पर कि सूफी संत निवास करते हैं उन्हें खानकाह कहा जाता है। इसीलिए डी का संबंध किससे होगा? तो डी का संबंध जो है वो दूसरे से होगा कि सूफी संतों के लिए रहने के लिए विश्राम घर जो होता है उसे खानकाह कहा जाता है। इसके बाद सी में दिया है कुलदेह शेख। कुलदेह शेख क्या होता है? तो ऐसा रास्ता जो एक जगह जा कर के बंद हो जाता है उसको जो है वो कुलदेह शेख कहा जाता है। अर्थात जो ए है इसका संबंध किससे है? तो ए का संबंध जो है वो 3 से होने वाला है। ए का संबंध जो है वो 3 से होने वाला है। उसके बाद बी का संबंध 4 से होने वाला है। सी का संबंध किससे होगा? तो सी का संबंध जो है वो 1 से होगा। जो डी है इसका संबंध 2 से होगा। अर्थात जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी। तो जो शाहजहानाबाद है जो कि दिल्ली में पड़ता है, पुरानी दिल्ली में, जिसकी स्थापना शाहजहां ने की थी, इसमें यमुना की क्या भूमिका थी? तो जो शाहजहां है वो चाहता था कि उसका जो महल है वो नदी के किनारे हो। इसीलिए उसने क्या किया कि पुरानी दिल्ली में एक जगह बसाई शाहजहानाबाद, और वहाँ पर इसने अपना महल बनाया और अपने आसपास अपने ही प्रिय लोगों के लिए ही सिर्फ वहाँ पर महल का इसने निर्माण करवाया था। इसमें यमुना की क्या भूमिका थी? तो इसमें यमुना की यही भूमिका थी कि राजमहल को ही नदी पर पहुँच करके निमंत्रण देना पड़ेगा। इसीलिए शाहजहां ने शाहजहानाबाद की स्थापना की थी। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चापाकार वास्तुकला में मेहराब की क्या भूमिका है। तो जो चापाकार वास्तुकला होती है उसमें मेहराब की क्या भूमिका होती है। तो अगर हम लोग चापाकार की बात करें कि चापाकार आखिर होता क्या है वास्तुकला, तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर ये पिलर है, ये 2 पिलर हैं, इसके ऊपर की जो संरचना है वो किस जगह इस प्रकार से बना दी जाती है, तो इसी को जो है वो चापाकार वास्तुकला कहा जाता है। और ये चापाकार जो वास्तुकला है ये मेहराब से प्रभावित होकर के बनी है। जो इस प्रकार की संरचना होती है इसे मेहराब कहा जाता है और इसी से प्रभावित होकर के ये बनी हुई है। अगर मेहराब की हम लोग बात करें तो मेहराब की खासियत ये होती है कि जो इसका की स्टोन होता है, इसके इस तरफ के जो पत्थर होते हैं वो भार का वहन इस साइड में कर देते हैं, और जो इस तरफ के पत्थर होते हैं वो भार का वहन जो है वो इस साइड में कर देते हैं। ये मेहराब की खूबी होती है और इसी खूबी को देखते हुए ये चापाकार वास्तुकला जो है वो विकसित की गई थी। अर्थात चापाकार इसीलिए बनाया जाता है ताकि ऊपरी ढांचे का जो भार है उसे वहन किया जा सके। इसीलिए चापाकार का जो है वो विकास किया गया था, न कि आकृति के लिए और न ही इसकी सुंदरता के लिए इसका विकास किया गया था। इसीलिए कथन सिर्फ और सिर्फ सी जो है वो सही होगा और केवल सी दिया है ऑप्शन सी में। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही अर्थों वाले शब्द का मिलान करिए। अर्थात ये जो शब्द दिए गए हैं इनका सही अर्थ क्या है उससे हमें मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द दिया गया है स्तूप। स्तूप क्या होता है? तो बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल होता है जो कि इस प्रकार से बना होता है एक टीले की तरह, इसी को जो है वो स्तूप कहा जाता है।
अर्थात स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ हुआ टीला। क्या हुआ, टीला हुआ। दूसरा वाला शब्द दिया गया है मंडप। मंडप क्या होता है, तो मंदिरों में ऐसी जगह जहाँ पर कि खड़े होकर के बैठ करके प्रार्थना की जा सके, ऐसी जगह को मंदिर का जो है ऐसी जगह को मंडप कहा जाता है। अर्थात वो क्या होता है, तो मंडप जो है वो एक हाल होता है जहाँ पर कि खड़े होकर के प्रार्थना की जा सकती है, इसीलिए मंडप का अर्थ क्या हुआ, हाल हुआ। इसके बाद तीसरा शब्द दिया है शिखर। शिखर क्या होता है, तो जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर जो संरचना बनी होती है टावर नुमा, उसी को शिखर कहा जाता है। अर्थात जो शिखर है इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तो इसका शिखर का शाब्दिक अर्थ जो है वो टावर हुआ। अर्थात ए का संबंध किससे हुआ, ए का संबंध हुआ 2 से। किससे, ए का संबंध हुआ 2 से, बी का संबंध हुआ 3 से और सी का संबंध हुआ 1 से। मतलब कि जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप इसको पिक्चर में देखेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, ये स्तूप है जो कि टीलानुमा बना हुआ है और यहाँ पर देखिए ये राम मंदिर है। यहाँ पर अगर राम मंदिर को अच्छे से आप देखेंगे तो ये जो है ऊपर वाला भाग, इसी को जो है वो मीनार कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसी को शिखर कहा जाता है और यही शिखर जो है वो इसे टावर भी कहा जाता है, जो कि गर्भगृह के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पर आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये जो भाग, यहाँ पर ये जो हाल बना हुआ है प्रार्थना करने के लिए, इसको मंडप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अर्थात ये जो वक्तव्य दिया गया है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं क्या वक्तव्य दिया है। तो ये कह रहा है कि शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया जाने के पीछे कारण क्या था। पहला कथन कह रहा है कि भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए मंदिरों का निर्माण किया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शासक जो हैं वो भगवान से अपनी घनिष्ठता प्रदर्शित करने के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया करते थे। इसके बाद दूसरा कथन दिया है कि शक्ति और वैभव प्रदर्शित करने के लिए भी मंदिरों का निर्माण किया जाता था। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मंदिरों का निर्माण जो है वो राजा महाराजा, उस समय के जो शासक थे, वो अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए भी करते थे। जितना बड़ा राजा उतना बड़ा मंदिर बनवाता था। इसीलिए जो दूसरा कथन है ये भी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो तीसरा कथन है ये कह रहा है कि पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए भी मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पुजारी वर्ग जो था उस समय सबसे उत्कृष्ट वर्ग था और इनको खुश करने के लिए, इनका समर्थन पाने के लिए भी राजा जो थे वो मंदिरों का निर्माण करवाते थे। मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा, ए, बी और सी तीनों कथन सही हैं। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इमारतें और किले हमें क्या समझने में सहायता करते हैं। अर्थात किसी भी समय में बने हुए जो इमारत हैं, किले हैं, उससे हम क्या समझ सकते हैं, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। पहला वाला कथन कह रहा है कि ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों की सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता को समझ सकते हैं। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इमारतें और किलों को देख करके आप नहीं समझ सकते कि उस समय के जो लोग थे, जो वास्तुकार थे, वो कितने सृजनात्मक थे। क्योंकि आप देखेंगे तो सैकड़ों सैकड़ों साल तक एक ही पैटर्न, एक ही प्रकार की इमारतें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कोई भी सृजनात्मकता आपको नहीं देखा जा सकता है। इसलिए इस बात की समझ जो है वो इमारतों से और किलों से नहीं निकाली जा सकती है। इसीलिए जो पहला वाला कथन है ये तो गलत हो जाएगा। जो दूसरा वाला कथन है ये कह रहा है कि राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यक समझा जा सकता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि इमारत देख करके आप नहीं ये पता लगा सकते हैं कि वो राजा के संरक्षण के द्वारा बनाया गया था या राजा की मजबूरी थी या कोई और कारण था इसके पीछे बनाने का। ये जो है वो इमारतों से पता नहीं चल सकता है। इसीलिए जो दूसरा वाला कथन है ये भी गलत हो जाएगा। जो तीसरा वाला कथन है ये कह रहा है कि जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण को महत्व देना को समझा जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि राजा महाराजा जो थे, जो प्रशासक थे, वो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण ही इसीलिए करवाते थे ताकि जनता की प्रशंसा लूट सकें, जनता का जो विश्वास है वो अपने ऊपर बनाए रख सकें। इसके लिए भी मंदिरों का निर्माण करवाया करते थे, ये जो है वो इमारतों का निर्माण करवाया करते थे। इसीलिए जो सी वाला कथन है ये तो सही हो जाएगा। इसके बाद जो कथन डी है ये कह रहा है कि उस काल में लोगों का तकनीकी और परिष्कृत कौशल को समझा जा सकता है।
तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस भी काल अवधि में जो भी इमारत बनी है, जो भी किले बने हैं, उसमें अगर कौशल होगा व्यक्ति के द्वारा में, तभी उस इमारत का निर्माण किया गया होगा, उसको बनाया गया होगा। इसीलिए कौशल का पता चलता है हमें इमारतों से, कौशल का पता चलता है और राजा का उद्देश्य क्या था ये पता चलता है, लेकिन उसमें सृजनात्मकता और संरक्षण और आवश्यकता के बारे में कोई पता नहीं चलता। इसीलिए सी और डी ये दो कथन जो है वो सही होंगे, और सी और डी दिया है ऑप्शन डी में, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगलों के अधीन वास्तु विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा दे सकता है। अर्थात मुगल काल में जो वास्तुकला है उसके संबंध में ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से कौन सा प्रश्न जो है वो आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा दे सकता है, वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है, मुगल शासकों ने स्मारकों के निर्माण के लिए सामग्री कैसे क्रय की। यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे सामग्री क्रय की गई थी मुगल काल में। तो यहाँ पर अगर क्रय विक्रय का सवाल आता है तो ये जो है वो वास्तुकला से संबंधित तो हुआ ही नहीं, ये तो सीधे सीधे जो है वो व्यापार से संबंधित हो गया, उस समय की इकोनॉमी से संबंधित हो गया। मतलब कि ये आलोचनात्मक कौशल को बढ़ावा नहीं दे सकता है। इसीलिए जो पहला वाला कथन है, जो पहला वाला ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, ये कह रहा है कि भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया है। ये बिल्कुल सही सवाल होगा कौशल को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि हमारे भारत की जो शैलियाँ चलती आ रही हैं, उसके बीच में जब मुगल्स आए और मुगल्स ने इन वास्तुकला में क्या क्या परिवर्तन किया, अगर इसके बारे में सोच उत्पन्न की जाए तो यह एक आलोचनात्मक कौशल विकास को बढ़ावा दे सकती है। इसीलिए जो दूसरा वाला सवाल है ये तो सही हो सकता है। इसके बाद तीसरा वाला ऑप्शन देखिए, ये कह रहा है कि मुगल वास्तुकला और पारसी वास्तुकला के बीच में क्या समानताएं हैं। तो ये तो तुलनात्मक अध्ययन हो गया, दो चीज़ों का ये तुलनात्मक अध्ययन हो गया, ये तो आलोचनात्मक हुआ ही नहीं। इसीलिए ये प्रश्न जो है वो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन डी को देखिए, यहाँ पर दिया है कि शाहजहाँ की वास्तुकला उपलब्धियाँ कौन सी थीं। तो अगर शाहजहाँ की वास्तुकला की हम लोग बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत हो गई कि यह एक व्यक्ति था, एक राजा था, जिसने कि कौन कौन सी कलाकृतियाँ बनाई थीं। ये भी आलोचनात्मक नहीं हुआ, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो बी है यही सही हो सकता है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला से संबंधित कथन सही नहीं है, अर्थात कौन सा ऑप्शन गलत है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है कि मेहराब के मध्य में डांट अधिसंरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देता है। तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि जो इस प्रकार की संरचना होती है उसे मेहराब कहा जाता है, और इसके जो बीच वाला जो पत्थर होता है जिसे कि डाट कहा जाता है या की स्टोन कहा जाता है, ये इस तरफ का जो भार होता है उसे इस पर डाल देता है, और जो इस तरफ का भार होता है उसे इस पर डाल देता है। मतलब कि भार जो है वो ये ट्रांसफ़र कर देता है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है इसमें जो लिखा हुआ है वो तो बिल्कुल सही है। और ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन बी देखिए, ये कह रहा है कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंटों का प्रयोग बढ़ गया। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जब चूना पत्थरों का उपयोग बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वास्तुकला जो है वो परिवर्तित हो जाएगी, उसमें और निखार आने लग जाएगा। इसीलिए जो ऑप्शन दो में दिया है वाक्य ये भी बिल्कुल सही है। और ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन सी देखिए, ये कह रहा है कि पितरादुरा दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुपस्थ सहतीर रखने की एक तकनीकी है। तो अगर हम लोग पितरादुरा की बात करें तो ये कोई स्तंभ वाली तकनीकी नहीं है, बल्कि एक सजावट की तकनीकी है पितरादुरा। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप ताजमहल जाइएगा तो देखिए वहाँ पर जो पत्थर लगे हुए हैं जो संगमरमर के, उस पत्थर में काट काट करके उसमें रंगीन रंगीन पत्थर भर करके उसमें सजावट बनाई गई है। और इसी कलाकृति को जो है पितरादुरा कहा जाता है, न कि खंभों की कोई संरचना होती है। इसीलिए जो सी में वाक्य दिया गया है ये तो गलत है। और ये पूछ रहा है कौन सा गलत है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा।
इसके बाद ऑप्शन डी को देखिए, ये कह रहा है कि दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की संरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि खिड़कियाँ और दरवाजे जो है वो वहाँ पर पहले के ज़माने में इसी तरीके से बनाई जाती थी, ताकि मेहराबों के द्वारा बनाई जाती थी, ताकि भार जो है वो उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इसीलिए जो डी में दिया गया कथन है ये भी बिल्कुल सही है। और ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए ये भी सही नहीं हो सकता। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो सी है यही बिल्कुल सही हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।